बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस नंबर 21 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। किताब का सफ़ा उलटते हुए अज़ाम की नज़रें सामने वॉल क्लॉक पर गईं तो वह हैरान हो गए। यानी इन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने उठकर किताब रैक पर रखी और फिर लाइट ऑफ करके लेट गए, लेकिन आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। कुछ देर वो करवटें बदलते रहे, फिर थक कर बिल्कुल सीधे लेट कर अंधेरे में छत को घूरने लगे। यहाँ तक कि आंखों में हल्की हल्की चुभन उतर आई थी। तब उन्होंने दोबारा आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। इसके बरक्स कुछ मनाजिर रक्स करने लगे थे। उन्होंने घबरा कर आंखें खोलीं तो समाअतों के दर भी खुल गए थे। नानी अम्मा कहती, शहज़ादा गुलफाम और मेरी समाअतें शहज़ादा अज़ाम सुनती। फिर मुझे हर कहानी का शहज़ादा अज़ाम जैसा लगने लगा था। पगली, इनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहती, फिर भी मुझे लगता है सब कुछ मुझे आप ही से मिलेगा। वो जैसे सारी दीवारें फलांगती हुई सामने आन खड़ी हुई थी। क्या दे सकता हूँ मैं तुम्हें? बस एक नज़र जो मुझे रूह की गहराइयों तक सैराब कर दे। वो आजिज़ी से इल्तिजा कर रही थी। पागल मत बनो, उन्होंने टोका। बड़ा मज़ा है इस पागलपन में। जब दिल में एक लहर उठती है तो मदहोश कर देती है। क्या करूं अज़ाम भाई, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं बार बार आपके पास आती हूँ और हर बार आप मुझे मायूस लौटाते हैं। क्यों? कभी तो ऐसा हो कि आपके दर से लौटते हुए मेरे दिल का कासा लबरेज हो। वो रो रही थी। फ़ायका, फ़ायका मत रो। अज़ाम बेख्तियार उठ बैठे तो एकदम इन्हें झटका सा लगा। कितनी देर इस बूढ़े को घूरते रहे जहाँ वो घंटों बैठती थी। और आखिरी बार इसने कहा था, पता नहीं अज़ाम भाई, ज़िंदगी में फिर कभी मैं आपके पास इतनी फरागत से बैठ सकूंगी कि नहीं। नहीं, उन्होंने दोबारा लेटते हुए सोचा। वो तो बेवकूफ़ है, अब मुझे ही एहतियात करनी पड़ेगी। इसे बुलाऊंगा ना कभी इसकी तरफ जाऊंगा, इसके लिए यही बेहतर है। उन्होंने तहिया कर लिया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें दुख भी हो रहा था। शायद इसलिए कि खुद भी इसके आदी हो गए थे। अगर वो 2 दिन नहीं आती तो इन्हें तशवीश होने लगती थी और तीसरे दिन खुद इसके पास पहुंच जाते थे। नाराज़ हो, इधर वो खामोश रहती। चलो मेरी खुशफहमी दूर हुई। मैं समझता था दुनिया में एक सिर्फ तुम हो जो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। मैं आपसे तो नाराज़ नहीं हूँ, इसने बेख्तियार कहकर इनके दिल पर से एक अनजाना बोझ सरका दिया था। लेकिन इस रोज़ इसके बेख्तियारी पर शहरयार का ठिठकना और एकदम खामोश हो जाना महसूस करके इनके दिल पर जो बोझ आन गिरा था वो किसी तरह कम नहीं हो रहा था। हालांकि इस बात को कितने दिन हो गए थे, लेकिन वो अभी भी इसके लिए फ़िक्रमंद थे। और फिर सिर्फ इसकी खैरियत मालूम करने के लिए वो अगले रोज़ ऑफिस से सीधे फुप्पो के पास आए तो वहाँ राबिया और डॉक्टर अफ़ान से मुलाकात हो गई। खैरियत से हो, उन्होंने सबको सलाम करने के बाद राबिया से पूछा तो हस्ब साबिक़ इनके अंदाज पर खिलखिला कर बोली, बिल्कुल खैरियत से हूँ। फिर शिकवा करने लगी, आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आते? आऊँगा, वो कहकर डॉक्टर अफ़ान से मुखातिब हो गए। आप सुनाइए डॉक्टर साहब। मैं क्या सुनाऊँ भाई, अब तो मैं सुनता ही सुनता हूँ, डॉक्टर अफ़ान ने कनखियों से राबिया को देख कर कहा तो चीख कर बोली, आपको फजूल बोलने की आदत है, वो भी यही कहती है। डॉक्टर अफ़ान ने मज़ीद छेड़ा तो बाकायदा लड़ने को तैयार हो गई। वो कौन? अरे, अज़ाम ने हंस कर टोका, तुम मजाक भी नहीं समझती, मैं मजाक में भी ये नहीं सुन सकती। राबिया गुस्से से बोली, अच्छा जाओ कुछ चाय वाय। अज़ाम ने मसलहतन इसे वहाँ से उठाना चाहा, लेकिन वो ढिठाई से बोली, चाय के लिए आप सोनी से कहें। मैं ला रही हूँ अज़ाम भाई। सोनी ज़रा उठ कर चली गई तो वो अम्मी के करीब होकर पूछने लगे, फ़ायका कैसी है? ठीक है। अम्मी के सीधे साधे जवाब से वो मुतमईन नहीं हुए। आई नहीं, आई थी कोई 4-5 रोज़ पहले, सारा दिन रही। और शहरयार, वो शाम के वक्त आया था इसे लेने। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, बहुत इज्जत करता है हमारी। अम्मी शहरयार की तारीफ़ें करने लगी तो इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। फ़ोन की बेल पर राबिया ने पहले टीवी की आवाज़ बंद की, फिर रिसीवर उठाया था। हेलो, क्या कर रही हो? दूसरी तरफ फ़ायका थी। बहुत बोर हो रही हूँ, तुमने जो सुबह से आने को कहा था तो क्यों नहीं आई? राबिया ने जवाब के फ़ौरन बाद टोका, क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फ़ायका ने बताया तो पूछने लगी, खैरियत क्या हुआ है? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन होने के आसार हैं। इधर वो हंसी, इधर राबिया उछल पड़ी। हाय, इतनी जल्दी? पागल तो नहीं हो गई? इसमें पागलपने की क्या बात है? फ़ायका ने हनूज हंसते हुए कहा, बिल्कुल है। कितने दिन हुए हैं शादी को?
दिन नहीं महीने कि 3 महीने हो गए हैं, फ़ाइका ने कहा तो राबिया हिसाब लगा कर बोली, इसका मतलब है शादी की पहली सालगिरह के लिए तोहफे की एडवांस बुकिंग। बको मत, फ़ाइका टोक कर पूछने लगी, तुम कब सुना रही हो ऐसी खुशखबरी? 2 साल बाद, इसने इत्मीनान से कहा तो फ़ाइका चीख पड़ी, क्यों इतनी देर? बस मुझे कोई शौक़ नहीं है, और अफ़ान तो कहते हैं 5 साल बाद, इसने बताया तो फ़ाइका ने फिर टोका, नहीं राबिया, इतनी देर नहीं, फिर भी देखो तुम अकेली कितनी बोर होती हो, बच्चे के साथ कम से कम बोरियत तो नहीं होगी। हाँ ये तो ठीक कह रही हो। खैर ये बताओ मेरे यहाँ आने का क्या प्रोग्राम है? राबिया ने इससे इत्तेफाक करते हुए पूछा। आऊँगी किसी दिन। किसी दिन नहीं, कल ही आ जाओ। शहरयार से कहना सुबह ऑफिस जाते हुए तुम्हें यहाँ छोड़ जाएंगे। अच्छी बात है, दुआ करो मेरी सास का मूड ठीक रहे। फ़ाइका ने हामी भरने के साथ कहा तो बिला इरादा बोली थी, इन्हें भी लेती आना। फ़ाइका बड़े ज़ोर से हंसी थी। हैं, इसमें हंसने की क्या बात है? राबिया ने एकदम संजीदा होकर टोका, लेकिन इधर वो इसी तरह हंसती हुई बोली, तुमने बात ही ऐसी की है। क्यों, तुम्हारी सास कहीं आती जाती नहीं है? राबिया को बेगम आफंदी से खुदा वास्ते का बैर था। इनके पास टाइम कहाँ है, सुबह की गई शाम में आती हैं। अच्छा खैर, तुम कल ज़रूर आना, ख्वाह मखा इसका मूड कैसा भी हो। और सुन लो, अगर तुम नहीं आई तो मैं ऑफिस फ़ोन करके तुम्हारी सास को बहुत गालियाँ दूंगी। राबिया की धमकी पर वो वाकई दहल गई। नहीं राबिया, राबिया ने फ़ौरन सिलसिला मुनक़ता कर दिया, क्योंकि जानती थी कि फ़ाइका अब इसकी मिन्नतों के अलावा और कोई बात नहीं करेगी। बेवकूफ़ बुज़दिल, सास का मूड देखती है। अगर मेरी सास ऐसी होती तो। वो फ़ाइका की बुज़दिली पर बड़बड़ाते हुए अचानक अपनी सास को सोचने लगी, पता नहीं मेरी सास कैसी हैं। अफ़ान गाँव जाने का नाम ही नहीं लेते। बुज़दिल हैं ये भी, फ़ाइका की तरह। इस वीकेंड पर मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगी इन्हें। गाँव वाले खा तो नहीं जाएंगे हमें। मां डोर बेल जोर से बजी थी। इस वक्त कौन आ गया? वो वॉल क्लॉक पर नज़र डालकर बड़बड़ाई, फिर गेट पर जाकर पूछा, कौन? मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्या बात है? इसने गेट खोलकर पूछा। गार्ड अपने साथ खड़े शख्स की तरफ इशारा करके बोला, मैडम ये शख्स डॉक्टर साहब के बारे में पूछ रहा था, आप जानती हैं इसे? राबिया अब इस शख्स की तरफ मुतवज्जह हुई और इसके हुलिये से समझ कर पूछने लगी, गाँव से आए हो? जी। भाई अफ़ान का घर यही है? इस शख्स ने जवाब के साथ पूछा तो पहले गार्ड से बोली, ठीक है आप जाएं। गार्ड चला गया तब वो इससे बोली, अफ़ान तो घर पर नहीं है, तुम इनके कौन हो? भाई हूँ जी, सगे चाची का बेटा। और अंदर आ जाओ। वो फ़ौरन कहकर पलट आई तो इसके पीछे आते हुए पूछने लगा, आप कौन हैं? इसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। जब अंदर आ गई तब भी इस कदर बोली, मैं राबिया हूँ। राबिया? वो मज़ीद तफसील जानने के लिए सवालिया निशान बन गया तो, और वो समझ तो गई, फिर भी अनजान बनकर उठने का कहकर पूछने लगी, क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद। यहाँ किस काम से आए हो, या सिर्फ अफ़ान से मिलने? इसने खिड़की से पर्दे समेटते हुए पूछा, फिर पलट कर इसे देखने लगी। मैं भाई अफ़ान से ही मिलने आया हूँ, परवीन ने भेजा है मुझे। कितने महीने हो गए अफ़ान घर नहीं आए, ख़त भी नहीं लिखते और ख़र्चा भी नहीं भेज रहे। परवीन बड़ी परेशान है जी। अब काके को स्कूल में दाखिल कराना है। यहाँ शहर में तो अच्छे स्कूल होते हैं। अफ़ान भाई इसे यहीं बुला लें तो अच्छा है। इसके सरसरी सवाल के जवाब में वो तफसील से शुरू हो गया था और वो कुछ समझी कुछ नहीं। अलबत्ता परवीन के नाम पर कुछ छिटकी थी। जब भी इसकी खामोश होते ही पूछने लगी, परवीन कौन है? मेरी बहन। इसने भी इस कदर कहा था कि वो फ़ौरन कदर नागवारी से बात काट कर बोली, तुम्हारी बहन है तो ख़र्चा अफ़ान से क्यों मांगती है? और किस से मांगे? औरत अपने खामिंद ही से मांगती है। जमशेद ने बड़ी मासूमियत से इसे आसमान से ज़मीन पर ला पटखा था कि इसे अपने वजूद के परखचे उड़ते महसूस हुए। कितनी देर बाद वो अपनी सारी तवानाइयाँ सर्फ करके भी बस इस कदर बोल सकी, परवीन अफ़ान की बीवी। हाँ जी, आपको नहीं पता? पर आप हैं कौन? जमशेद इसके बारे में उलझ रहा था। कितने बच्चे हैं अफ़ान के? इसने जमशेद का सवाल नज़रअंदाज करके तनफ़्फ़ुर से पूछा, एक। उफ़, कितना धोखेबाज शख्स है। बीवी बच्चे वाला होकर वो एकदम आपे से बाहर होकर इधर से उधर टहलने लगी। बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर अफ़ान को शूट कर दे। वो जी, आपने बताया नहीं आप कौन हैं? जमशेद ने फिर पूछा तो चीख पड़ी, कितनी बार बताऊं, मैं राबिया हूँ, सिर्फ राबिया। तो यहाँ भाई अफ़ान के घर में वो इसके चीखने से खाइफ हो गया था। ये तुम अफ़ान से पूछना, वो कहकर टेलीफोन सेट स्टैंड समेत घसीटती हुई अपने कमरे में आ गई और डॉक्टर अफ़ान के नंबर डायल करने लगी। हेलो। चौथी बेल के बाद रिसीवर उठने के बाद साथ डॉक्टर अफ़ान की आवाज़ सुनते ही वो ज़ब्त की कोशिश में दांत काटने लगी। डॉक्टर अफ़ान, ये मैं हूँ राबिया। हाँ राबिया, कहो।
ڈاکٹر عفان غالباً مصروفیت کے باعث اس کے لہجے پر غور نہیں کر سکے تھے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا اور نہ ہی کچھ سننا ہے، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ ہاں صبح تو میں تمہیں اچھا بھلا چھوڑ کر آیا تھا، اب کیا ہوا؟ ڈاکٹر عفان نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تو وہ زہر خند سے بولی، ابھی آپ کے سالے صاحب آ گئے ہیں گاؤں سے۔ کون؟ ادھر وہ یقیناً بکھلا گئے تھے جمشید، اور میرا احسان مانیے کہ میں نے اسے اپنے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور اس کے بھائی عفان کے گھر میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ میں ہمت ہے تو بتا دیجیے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے ریسیور پٹک دیا اور پھر ڈاکٹر عفان کے آنے سے پہلے ہی وہ ان کے گھر سے نکل آئی تھی۔ تمام راستہ اس نے بہت ضبط کیا تھا، لیکن امی کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا تو اسے چپ کراتے کراتے سونی بھی رونے لگی تھی۔ یا اللہ، کچھ پتہ تو چلے ہوا کیا ہے۔ امی پریشان ہو کر بس یہی کہے جا رہی تھی، باجی بتائیں نا۔ سونی اس کا بازو سہلانے لگی۔ بہت دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، میں اب کبھی عفان کی شکل نہیں دیکھوں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو امی مزید پریشان ہو گئی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ شادی؟ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کے انکشاف پر امی ایک دم سناٹے میں آ گئیں، جبکہ سونی کو شاید یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں باجی، عفان بھائی خبردار، جو اس فریبی کی طرفداری کی تو اس نے بری طرح سونی کو ڈانٹ دیا۔ تو امی گہری آہ کے ساتھ بولی، اسے کیوں ڈانٹتی ہو؟ جاؤ سونی، تم اندر جاؤ۔ سونی اٹھ کر چلی گئی۔ تب امی اس سے پوچھنے لگی، تمہیں عفان نے خود بتایا ہے؟ نہیں، ابھی ان کے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا، اس نے بتایا کہ عفان کا سالہ ہے، اسی لیے مجھے گاؤں نہیں لے جا رہے تھے، ان کا پول جو کھل جاتا۔ وہ کہہ کر پھر رونے لگی تو امی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیٹا رو مت، حوصلے سے کام لو، میں عفان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ہم خود عفان سے بات کریں گے۔ امی نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، میں چھوڑ آئی ہوں اسے۔ امی اسے ضد نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے مزید کچھ کہنے اور پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، ورنہ ذہن میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے اور انہیں پریشان بھی کر رہے تھے۔ اور وہ موٹی، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی، بہت بڑی آ گئی تھی بھائی کا رشتہ لے کر، اللہ کرے اس کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو۔ وہ ڈاکٹر عفان کی بڑی آپا کو کوسنے لگی تو امی قصداً خاموش رہیں تاکہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ شام میں ابو آئے تو اس کا ستا ہوا چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھ کر انہیں شدید دھچکا لگا تھا، شاید اس لیے کہ اپنی اولادوں میں انہیں وہ سب سے زیادہ عزیز تھی، اور جب انہیں اس کی اس حالت کا سبب معلوم ہوا تب تو وہ جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ کتنی دیر ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، امی نے سوچتے ہوئے انداز میں خود کو تسلی دی، اور ان کی اس بات پر ابو کو کافی سہارا ملا تھا۔ ہاں، ہمیں یوں ہی کسی کی باتوں پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ پھر رابعہ سے بولے، بیٹا تم نے بہت غلطی کی، عفان کے آنے تک وہیں رکنا چاہیے تھا۔ بہرحال تم فکر نہیں کرو، میں خود ساری حقیقت معلوم کروں گا، یا آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے تھا۔ رابعہ ایک طرح سے انہیں الزام دے کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ رابعہ کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کے گھر گئی تھی۔ اوکے، اور میں پھر شام کو آؤں گا۔ شہریار نے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ ابھی آپ اندر نہیں چلیں گے؟ اس نے رک کر پوچھا۔ نہیں یار، ابھی ڈاکٹر صاحب تو ہوں گے نہیں، میں کس سے بات کروں گا؟ شہریار نے کہا تو اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور اسے شام کو جلدی آنے کا کہہ کر گاڑی سے اتر آئی۔ اوکے، خدا حافظ۔ شہریار نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تب اس نے بیل کا بٹن پش کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر عفان نے گیٹ کھولا تھا۔ ارے عفان بھائی، آپ ابھی موجود ہیں؟ اس نے کہا تو عفان سمجھے نہیں، کیا مطلب؟ وہ اصل میں شہریار اس لیے نہیں رکے کہ آپ تو گھر پر ہوں گے نہیں، چلے گئے کیا؟ ڈاکٹر عفان نے اس کے پیچھے نظریں دوڑائیں۔ جی، شام میں آئیں گے۔ اچھا، آؤ اندر چلو۔ ڈاکٹر عفان نے ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ رابعہ سو رہی ہے کیا؟ اس نے اندر آتے ہی خاموشی محسوس کر کے پوچھا تو ڈاکٹر عفان سمجھ گئے کہ اسے کچھ نہیں معلوم، پھر بھی نظریں چرا کر بولے، نہیں تم بیٹھو۔ آپ آج ہاسپٹل نہیں گئے؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جاؤں گا، ذرا دیر سے۔ تم چائے پیو گی؟ انہوں نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، میرا خیال ہے ابھی آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا، صرف میں نے۔ رابعہ یہاں نہیں ہے، ڈاکٹر عفان نے کہا تو حیران ہو کر بولی، ہیں کہاں چلی گئی مجھے بلا کر؟ وہ امی کے ہاں گئی ہے۔ کب؟ کل۔ ہیں، اسے جانا تھا تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا بتا دیتی تو میں بھی وہیں چلی جاتی، وہ کوفت کا شکار ہو کر بولی۔ تو ڈاکٹر عفان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، وہ اصل میں مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے۔ وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔
बोली कुछ नहीं। तो कदर तौक़ुफ़ से डॉक्टर अफ़ान खुद ही कहने लगे, इसकी नाराज़ी बजा है, मुझे पहले ही इसे बता देना चाहिए था। क्या? वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर पूरी जान से मुतवज्जा हो गई थी। तुम प्लीज़ इसकी तरह जज्बाती नहीं होना। बात यह है कि गांव में मेरी बीवी और बच्चा है। उन्होंने मुजरिमाना अंदाज में इंकशाफ करके इसे चकरा दिया था, और चूंकि पहले ही टोक चुके थे कि तुम जज्बाती नहीं होना, इसलिए वो अपना रद्द-ए-अमल रोकने की सही करती हुई इन्हें देखने लगी। और वो मज़ीद गोया हुए, कल अचानक राबिया को पता चला तो चली गई, मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया। क्या सफाई पेश करेंगे आप? इसके लहजे में आप तंज सिमट आया था। ये भी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया क्या कहें, तो बेबसी से उठकर टहलने लगे। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ेह नज़र आ रहे थे। वो कुछ देर इन्हें देखती रही और अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। फिर अपनी नरम दिली से मजबूर होकर बोली, बैठ जाएं अफ़ान भाई और मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तुम? अफ़ान ने रुक कर इसे देखा, फिर मिन्नत से बोले, तुम मेरी राबिया से बात करवा दो। सॉरी अफ़ान भाई, वो इस वक्त कुछ नहीं सुनेगी, बहुत गुस्से में होगी। आपको जो कहना है अब्बू से कहें। इसने माजरत के साथ कहा तो सोफे पर गिरते हुए बोले, मैं अभी अब्बू का सामना नहीं कर सकता। वो कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन वो कंधे उचका कर नफ़ी में सर हिलाने लगे तो वो गहरी सांस खींचती हुई उठ खड़ी हुई। मैं चलूं? हैं? कहाँ जाओगी? उन्होंने चौंक कर पूछा। अम्मी के यहाँ। अभी बैठो। उन्होंने हाथ से मुझ भी इसे बैठने का इशारा किया। फिर कदर रुक कर कहने लगे, मैं राबिया से मोहब्बत करता हूँ, दिल से चाहता हूँ इसे। इससे पहले जो औरत मेरी ज़िंदगी में आई वो मेरी मोहब्बत नहीं है, इसे ज़बरदस्ती मेरे साथ बांधा गया था। मैं तुम्हें बताता हूँ। परवीन मेरे चचा ज़ाद है, और इस वक्त जब मैं मेडिकल में पढ़ रहा था तब मेरे चचा की बीमारी के बाइस मेरे वालिद ने इनकी ख्वाहिश देखते हुए परवीन के साथ मेरी शादी कर दी, और मैं तजाज क्या साफ इनकार कर सकता था, लेकिन चचा की हालत के पेश नज़र मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। और चचा तो बेटी की तरफ से मुतमईन होकर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मेरी दुनिया वीरान हो गई। परवीन बिल्कुल अनपढ़ है। शुरू में यूँ समझो मैं इस पर तरस खाता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी यूँ नहीं गुजारती। तब अपने माँ बाप की इजाज़त से मैंने दूसरी शादी का सोचा, तो मेरी ज़िंदगी में राबिया आ गई। इसे देखते ही मुझे लगा था जैसे मैं हमेशा से इसकी तलाश में था, और यही सच है कि राबिया मेरी अव्वलीन मोहब्बत है। वो खामोश होकर बड़ी आस से इसे देखने लगे तो इसके सीने से आप ही आप गहरी सांस खारिज हो गई। फिर मायूसी से बोली, सॉरी अफ़ान भाई, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मेरा मतलब है आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकती। अलबत्ता जो हालात आपने बताए हैं वो मैं अम्मी अब्बू को बता दूंगी। इसके बाद वो जो भी फ़ैसला करें वैसे वो वही करेंगे जो राबिया चाहेगी। राबिया क्या चाहेगी? इनकी बेकरारी पर वो ज़रा सा मुस्कुराई। पता नहीं, ये तो मैं इससे मिलकर ही मालूम करूँगी। वो कहती हुई उठ खड़ी हुई तो वो पूछने लगे, तुम अभी वहीं जाओगी? जी। रुको, मैं भी चलता हूँ, बस 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ, डॉक्टर अफ़ान कहते हुए फ़ौरन उठकर अपने कमरे में चले गए। इलाही खैर करना, वो आगे का सोच कर परेशान हो गई। फिर इसने बहुत चाहा कि डॉक्टर अफ़ान इस वक्त इसके साथ ना जाएं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच लिया था कि फ़ौरन ही तैयार होकर इसके साथ आ गए थे। और जब वो डॉक्टर अफ़ान के साथ अम्मी के घर में दाखिल हुई तो बरामदे में बैठी राबिया डॉक्टर अफ़ान को देखते ही भागकर कमरे में बंद हो गई, जबकि अम्मी कदरे बुखला गईं। शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर अफ़ान ने सलाम किया, लेकिन अम्मी जवाब नहीं दे सकीं। तब वो फ़ौरन अम्मी के गले लगकर सरगोशी में बोली, ख़ुद को संभालें अम्मी और मामला सुलझाने की कोशिश करें। फिर से अलग होकर डॉक्टर अफ़ान से बोली, आइए बैठें अफ़ान भाई। इधर नहीं, अंदर चलो, अब्बू के कमरे में, अम्मी ने कहा तो वो पूछने लगी, अब्बू ऑफिस नहीं गए? नहीं। अम्मी का जवाब सुनकर वो सीधी अब्बू के कमरे में आ गई, और इनका मुतफक्किर चेहरा देखकर इसका दिल दुख से भर गया। एक रात में वो कितने बूढ़े हो गए थे। वो आहिस्ता से सलाम करके इनके पास बैठते हुए बोली, अब्बू, अफ़ान भाई आए हैं। राबिया कहाँ है? अब्बू ने अफ़ान का सुनकर जाने किस ख्याल से राबिया का पूछा था। अंदर है, सोहनी के कमरे में, इसने बताया। तब ही डॉक्टर अफ़ान कमरे में आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू ने सिर्फ जवाब देने पर इत्तफ़ा किया। फिर इससे पूछने लगे, बेटा तुम किसके साथ आई हो? अफ़ान भाई के साथ, वो बेख्तियार बोली। फिर फ़ौरन वजाहत करने लगी, मुझे आज राबिया ने अपने यहाँ बुलाया था और मैं वहाँ गई तो मालूम हुआ वो यहाँ है। हाँ, वो यहाँ है, तुम जाओ इसके पास, अब्बू ने गहरी सांस के साथ कहा। इसने उठते हुए डॉक्टर अफ़ान को देखा तो उन्हें इसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो कसदन अनजान सी बनकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? अम्मी ने इसे देखते हुए पूछा।
عفان بھائی ابو سے بات کر رہے ہیں۔ یہ عفان تمہارے ساتھ کیسے آئے؟ کیا تمہارے ہاں گئے تھے؟ نہیں، میں ان کے ہاں گئی تھی۔ ٹھہریں، پہلے میں شہریار کو فون کر دوں، ایسا نہ ہو شام میں وہ وہاں پہنچ جائے۔ وہ کہتی ہوئی ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، امی نے اسے پکار کر بولی، شہریار سے ابھی کچھ مت کہنا۔ نہیں، میں تو اسے اس لیے فون کر رہی ہوں کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پھر شہریار کی آواز سنتے ہی بولی، شہری، میں رابعہ کے ساتھ امی کے ہاں آ گئی ہوں۔ خیریت؟ شہریار نے پوچھا۔ ہاں، بس اچانک پروگرام بن گیا، آپ شام میں ادھر ہی آئیے گا، اس نے سرسری انداز میں بتا کر کہا۔ اچھی بات ہے، اور کوئی حکم؟ نہیں، اپنا کام کریں، اللہ حافظ۔ اس نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ پھر امی کے اشارے پر رابعہ کے پاس آئی تو اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، تم عفان کو کیوں لائی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے، میں کیوں لائی ہوں؟ وہ خود آئے ہیں، جواباً اس نے بھی تنک کر کہا تو رابعہ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر رابعہ کے قریب بیٹھ کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا کر بولی، مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہو؟ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ میں کبھی وہاں نہ جاتی، تم یہاں آ گئی تھی تو فون کر کے مجھے منع کر دیتی۔ مجھے بالکل یاد نہیں رہا۔ رابعہ کو غالباً احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اس کی ہے۔ پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، سنو، شہریار بھی تمہارے ساتھ تھے؟ ہاں، نہیں، میرا مطلب ہے میں گئی تو ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ اندر نہیں گئے تھے، اور ابھی میں نے انہیں فون کر دیا ہے کہ شام کو یہیں آئیں۔ اس نے رابعہ کا خدشہ سمجھ کر وضاحت کی۔ یہ اچھا ہوا، اور تم انہیں بتانا بھی مت۔ نہیں، جب تک معاملہ سلجھ نہیں جاتا۔ میں کوشش کروں گی کہ شہریار یہاں نہ آئیں، اس نے کہا تو رابعہ تنفر سے بولی، سلجھنے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ پھر پوچھنے لگی، تم سے عفان نے کیا کہا ہے؟ یعنی پہلی شادی کا اعتراف کیا ہے یا صرف صاف مکر گئے ہیں؟ اعتراف کیا ہے، لیکن بس، رابعہ نے فوراً ٹوک دیا۔ اعتراف کے بعد میں کچھ اور سننا ہی نہیں چاہتی، اور تم سن لو، آئندہ کبھی عفان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ نہیں، میں کیوں واسطہ رکھوں گی؟ مجھے خود ان کے اس اقدام سے بہت دکھ ہوا ہے۔ اگر پہلے سے بتا دیتے تو ہو سکتا تھا کہ تم پھر بھی ان سے شادی پر آمادہ ہو جاتی، جیسے میں۔ وہ بولتے ہوئے ایک دم احساس ہونے پر خاموش ہو گئی، لیکن رابعہ نے ٹوک دیا، تمہیں شہریار نے کیا بتایا تھا؟ وہ واقعی سٹپٹا گئی تھی، لیکن پھر بات بھی بنا گئی، اپنی ماما کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کس مزاج کی ہیں۔ یہ اور بات ہے، میرا معاملہ اور ہے، رابعہ نے سر جھٹک کر کہا، تو وہ بات بن جانے پر دل ہی دل میں شکر کرنے لگی۔ پھر امی کا ہاتھ بٹانے کے بہانے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔